हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NFR2 सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्य साम्राज्य कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 101 से 126 तक करेंगे व्याख्या के साथ। आज जो है मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो से हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 101, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था ए. संस्कृति, कला व साहित्य, बी. सोने के सिक्के, सी. प्रांतीय विभाजन, डी. हिंदू कुश तक साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए केवल ए, ऑप्शन नंबर बी केवल बी, ऑप्शन नंबर सी केवल ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी केवल ए सी डी। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तक साम्राज्य का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए सी डी। मौर्य काल में जो है सोने के सिक्के नहीं चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, पर्ण जिनको बोलते थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराठ एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। 1 उत्तरापथ, 2 अवंतीरट, 3 कलिंग, 4 दक्षिणापथ एवं 5 प्राच्य एवं पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक को है। अतः मौर्य नरेशों के संबंध में कथन ए सी डी सत्य है। प्रश्न नंबर 102, भाग एवं बलि थे। ऑप्शन नंबर ए सैनिक विभाग, ऑप्शन नंबर बी राजस्व के स्रोत, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर डी प्रशासकीय विभाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि जो थे वो राजस्व के स्रोत थे मौर्य काल में। जैसे व्याख्या देखते हैं। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। प्रश्न नंबर 103, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए अग्रोनोमोई, ऑप्शन नंबर बी शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सीताध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी अक्राध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष या अकाराध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 104, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए एक देवी, ऑप्शन नंबर बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर डी ऊसर भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। प्रश्न नंबर 105, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिका, ऑप्शन नंबर सी अंतपाल, ऑप्शन नंबर डी प्रदेष्टा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समाहर्ता। मौर्य मंत्रिपरिषद में समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? ऑप्शन नंबर ए पोतवा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी पणिया अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी सीता अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी सूनाध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पोतवा अध्यक्ष। मौर्य युग में पोतवा अध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष तौल माप का प्रभारी था। पणिया अध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे।
प्रश्न नंबर 107 मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए माप और तौल, ऑप्शन नंबर बी प्रशासन प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी मार्ग निर्माण, ऑप्शन नंबर डी राजस्व प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्ग निर्माण। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण का उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। प्रश्न नंबर 108 पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ऑप्शन नंबर ए पीने के पानी को गंदा करने पर, ऑप्शन नंबर बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ऑप्शन नंबर सी कूड़ा फेंकने पर, ऑप्शन नंबर डी मंदिर को गंदा करने पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। जिसकी व्याख्या देखते हैं। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। प्रश्न नंबर 109 मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। प्रश्न नंबर 110 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। 1 धर्म महामात्र, 2 धर्म स्थीय, 3 रज्जुक, 4 कंटक शोधन। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4, ऑप्शन नंबर ई 1 एवं 4। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो है धर्म स्थीय थे और कंटक शोधन थे। इसे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्म स्थीय तथा कंटक शोधन। धर्म स्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। प्रश्न नंबर 111 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर ए श्रमण, ऑप्शन नंबर बी परिव्राजक, ऑप्शन नंबर सी अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर डी मागध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना मागध का व्यवसाय था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। प्रश्न नंबर 112 गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन नंबर ए कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ों ने, ऑप्शन नंबर सी आर्यों ने, ऑप्शन नंबर डी मौर्यों ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ों ने। गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया। व्याख्या देखते हैं। गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। प्रश्न नंबर 113 प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र, ऑप्शन नंबर बी मानव धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी शुक्र
नीति सार ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। जैसे व्याख्या देखते हैं, अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? ऑप्शन नंबर ए जातक, ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। प्रश्न 115, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रियों का, ऑप्शन नंबर बी ब्रात्य क्षत्रियों का, ऑप्शन नंबर सी वैश्यों का, ऑप्शन नंबर डी शूद्रों का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रात्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। जिसकी व्याख्या देखते हैं, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। 1 फाह्यान, 2 इत्सिंग, 3 मेगास्थनीज, 4 वेन्सांग। उनके आगमन का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2। देखिए सबसे पहले जो है मेगास्थनीज आया, उसके बाद जो है फाह्यान आया है, उसके बाद जो है वेन्सांग आया है, उसके बाद जो है इत्सिंग आया है। तो क्या ऑप्शन बनेगा? 3 1 और 2 फिर 4। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 1 4 2। व्याख्या देखते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाह्यान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री वेन्सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया चीनी यात्री था। प्रश्न नंबर 117, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ए चंद्रगुप्त, उसके आगे दिया है प्रियदर्शी। बी बिंदुसार, उसके आगे दिया है सेंड्रोकोट्स। सी अशोक, उसके आगे दिया है अमित्रघात। डी चाणक्य, उसके आगे दिया है विष्णुगुप्त। तो चलिए मैच कर देते हैं। चंद्रगुप्त को जो है आप मिला दीजिए सेंड्रोकोट्स से, अशोक बिंदुसार को अमित्रघात से मिला दीजिए, अशोक को प्रियदर्शी से मिला दीजिए, चाणक्य को विष्णुगुप्त से मिला दीजिए। तो चंद्रगुप्त ए ऑप्शन था, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4। 2 3 1 4 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो 2 3 1 4 हमको देखना है। नंबर सी देखिए 2 3 1 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 3 1 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य जो है विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 118, अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन नंबर ए जालौक, ऑप्शन नंबर बी अवंती वर्मा, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। जिसके व्याख्या देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमुत्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। प्रश्न 119, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने की थी। कथन 2 है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। कथन 3 है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इन कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने की थी, ये सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है।
आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया। ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है। तो इस तरीके से जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 186 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धत की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। प्रश्न नंबर 120। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? 1 महापद्मनंद, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, 3 अशोक, 4 रुद्रदामन। नीचे के कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, ऑप्शन नंबर सी 3, 4, ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। देखिए, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। तो इस तरीके से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इसमें नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2वीं शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार कराया गया था। प्रश्न नंबर 121। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? वह था ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 122। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी उपरित में से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें जो है अशोक का भी अभिलेख पाया गया है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार में शक संवत 72-150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। प्रश्न नंबर 124। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ऑप्शन नंबर सी ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ये जो है सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। इनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम
3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफादान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल 321 से 184 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 125, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए झींग का नगरा, ऑप्शन नंबर बी नोह ग्राम, ऑप्शन नंबर सी वेस नगर, ऑप्शन नंबर डी परखम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी परखम। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति परखम स्थान से प्राप्त हुई है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प डी सत्य है। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? 1 लोथल, उसके सामने दिया है एंशियंट डॉकयार्ड। 2 सारनाथ, उसके सामने दिया है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। 3 राजगिरी, उसके सामने दिया है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक। 4 नालंदा, उसके आगे दिया है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 3 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी 1 2 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 2। लोथल में एंशियंट डॉकयार्ड है, ये सही है। सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध भी सही है। और लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक राजगिरी में नहीं है, ये सारनाथ में है। नालंदा ग्रेट सी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 और 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान होगा सारनाथ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।